नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जीटीसी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राहुल राणा। हाजिर है एक बार फिर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हरियाणा की 10 बड़ी खबरों पर। पंचकुला में ड्रग्स मुक्त हरियाणा के तहत आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। एनजीओ और केमिस्टों से की चर्चा। सीएम बोले, ड्रग्स मुक्त हरियाणा अभियान को मिली रफ्तार। पंचकुला के पिंजौर गार्डन में शुरू हुआ 33वां मैंगो मेला। सीएम नायब सिंह सैनी ने किया शुभारंभ। 3 दिनों तक चलेगा मैंगो मेला। पंचकुला के पिंजौर में लगा मैंगो मेला। 200 से ज्यादा किस्मों से महका यादविंद्रा गार्डन। सीएम बोले, पर्यटन और बागवानी को मिलेगा बढ़ावा। प्राकृतिक खेती के लिए दिए 30 करोड़ रुपए। अंबाला में हुई कष्ट निवारण समिति की बैठक। कृष्ण बेदी ने 8 शिकायतें मौके पर निपटाई। बाकी बची शिकायतों के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। हरियाणा के 16 नए सब डिवीजन अस्पतालों में शुरू होगी फ्री डायलिसिस। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव का बड़ा ऐलान। अटेली में 3 करोड़ 13 लाख रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण। हरियाणा में 9 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर। पंकज नैन को पंचकुला पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी। एटीएस और जेल विभाग में भी किए गए बड़े बदलाव। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने की मंदिर बोर्ड की जांच की मांग। बोले, मंदिरों के चढ़ावे की हो सीबीआई जांच। एसआईआर में कोई पात्र वोटर न छूटे। भाजपा पर लगाया धांधली का आरोप। भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ किसानों का बिगुल। 15 जुलाई को निकालेंगे किसानों की बाइक रैली। 21 जुलाई को किसान घाट पर होगा शक्ति प्रदर्शन। ट्रेड डील विरोध में बना देश बचाओ मोर्चा। हथनीकुंड बैराज पर बड़ा यमुना का जलस्तर। खोले गए 10 गेट। 48 से 72 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा पानी। यमुना किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी। हिमाचल और उत्तराखंड की बारिश का असर। यमुना किनारे के गांव को अलर्ट किया जारी। बैराज से छोड़ा गया 50,649 क्यूसेक पानी। प्रशासन हुआ सतर्क। हालात पर रखी जा रही कड़ी निगरानी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा को नशा मुक्त बनाने की दिशा में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित ड्रग्स मुक्त हरियाणा के राज्य स्तरीय संवाद कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए एनजीओ और केमिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ नशे के खिलाफ जन जागरूकता, रोकथाम और सामूहिक भागीदारी को लेकर संवाद किया गया। मुख्यमंत्री ने समाज के सभी वर्गों से इस अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। साथियों, आज 11 जुलाई का दिन ये हमारी जिम्मेवारी का एहसास कराने वाला दिन है। साथियों, आज विश्व जनसंख्या दिवस भी है, 11 जुलाई। और साथियों, जो हमें एक संदेश भी देता है कि केवल जनसंख्या बढ़ाना ही नहीं, बल्कि स्वस्थ, शिक्षित, नशा मुक्त और साथियों संस्कारित समाज का निर्माण करना भी है। साथियों, ये हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है। मैंने कहा है कि आज ये 11 जुलाई एक विशेष दिन है, और जब हम एकत्र आए हैं तो हम सब का दायित्व है कि युवा नशे से मुक्त होगा, तभी हमारा हरियाणा और भारत ये विकसित होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिंजौर स्थित यादविंद्रा गार्डन में 33वें आम मेले का उद्घाटन किया। इस बार मेले में हरियाणा समेत 5 राज्य पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसान आम उत्पादक शामिल हुए। ये सभी आम उत्पादक अपने अपने आम की छोटी बड़ी 200 से अधिक किस्में लेकर पहुंचे थे। पहले दिन हरियाणवी गायक और सांस्कृतिक नृत्य ने भी मेले में पहुंचे लोगों का खूब मनोरंजन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा मौजूद रहे। बधाई देता हूं, 33वां मैंगो मेले का शुभारंभ हुआ है। हर वर्ष ये यादविंद्रा गार्डन पिंजौर में आयोजन होता है। मैं इसके लिए
टूरिज्म डिपार्टमेंट, हमारे मंत्री जी डॉक्टर अरविंद जी और कृषि मंत्री हमारे श्याम सिंह राणा जी, उनको बधाई देता हूं। पूरे अधिकारियों को तो बधाई देता हूं। लगभग 5 स्टेट के किसान इस मेले में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। हमारे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हमारे हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, 5 राज्यों से किसान यहाँ आए हैं और ये हमारे लिए खुशी की बात है, गर्व की बात है कि आम फलों का राजा वो होता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो विजन है प्राकृतिक खेती की तरफ, उसमें एक मील का पत्थर ये साबित होता है और हमें खुशी है कि इससे किसानों की आई। जब मैं स्टॉल के ऊपर जा रहा था, मैं पूछ रहा था जितनी फसल किसान की होती है उससे ज्यादा उनको उसका मूल्य 1 साल के अंदर मिल रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है और हमें इसकी तरफ बढ़ना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है एक पेड़ मां के नाम, हम एक पौधा फलदार जरूर लगाएं। हम चाहे आधे एकड़ में, 1 एकड़ में, 5 एकड़ में बागवानी हमें जरूर करनी चाहिए, उस तरफ हमें बढ़ना चाहिए। इससे जहां किसान समृद्ध होगा वहां हरियाणा भी समृद्ध होगा और जब हमारा किसान समृद्ध होगा तो भारत समृद्ध होगा। मैं इस मेले के आयोजन के लिए आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बागवानी किसान, आम उत्पादकों ने आज इसमें हिस्सा लिया और बड़े चाव के साथ। आप देखें लखनऊ, उससे भी आगे से किसान जो है यहाँ मेले में हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि उनको भी ये पता है कि यहाँ मेले में जो भी एक्सपोज्ड होगा, जो प्रदर्शनी लगेगी, उसका जो है कम से कम पूरे देश में तो जाएगा ही, लेकिन विदेशी मेहमान आकर के भी यहाँ पर उनको ऑर्डर प्लेस करते हैं। एक एक वैरायटी ऐसी देखने वाली है। हमारे एसी साहब जो कह रहे थे अमित जी कि भी बड़े से बड़ा आम, छोटे से छोटा, यानी कि जापान ने ये उत्पाद तो इंडिया से शुरू हुआ, आम का उत्पाद तो इंडिया से शुरू हुआ, 5000 साल पुराना इतिहास है, लेकिन आज जापान भी आम का उत्पाद करता है। और आप देखें 3 लाख रुपए किलो का आम जापान का आम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका स्वाद चखा। अंबाला में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने की। बैठक में लोगों की 13 शिकायतों पर सुनवाई हुई, जिनमें से 8 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि 5 मामलों को विस्तृत जांच के लिए अगली बैठक तक लंबित रखा गया है। मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि हर सरकार का लक्ष्य है कि हर शिकायत का निष्पक्ष और समय पर समाधान हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों की गंभीरता से जांच कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर कृष्ण बेदी ने कहा कि प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा से शुरू होने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान हरियाणा को कई बड़ी सौगातें मिलने की उम्मीद है। इस बैठक में 13 एजेंडा आइटम थी। 13 में से 8 को हमने आज डिस्पोज ऑफ किया और 5 अभी पेंडिंग है। 5 में से 3 नई थी, टोटल 13 में से 3 नई थी। तीनों को भी अधिकारियों को डायरेक्शन दिया कि कुछ लोगों को और जानकारी लेके उसमें हम ताकि निर्णय कर सकें। 18 तारीख को हमारे लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है और आपके अम्बाला जिला के लिए भी खास तौर से, जिनमें देश की पहली, यदि हाइड्रोजन ट्रेन ना कहूं तो मैं पानी से चलने वाली रेल, देश का ही एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वो उस दिन होगा। और 17 जुलाई को सभी मुकम्मल तैयारियां हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता जी के नेतृत्व में हमारी टीम जिनमें लगी हुई है, सभी विधायक, सभी मंत्रीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण। और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और आपके लिए भी काड़ाम से अम्बाला तक का ये नेशनल हाईवे एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है। इससे औद्योगिक क्षेत्र को भी, राम जनमानस को भी बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। इसी प्रकार से कुरुक्षेत्र में रेलवे एलिवेटेड जो ट्रैक है उसका उद्घाटन होगा और 150 एकड़ के अंदर हमारे धर्म के रक्षक, जिन गुरुओं ने सिख धर्म को के साथ साथ पूरी मानव जाति को बचाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उनकी याद में एक बहुत बड़ा सिख म्यूजियम कुरुक्षेत्र में बनेगा। उसकी भी उस दिन आधारशिला रखी जाएगी।
इसके साथ अन्य 2 मेडिकल कॉलेज हैं, भिवानी का भी है, कोरियावास का, महेंद्रगढ़ का भी है। कई ऐसे ऐतिहासिक कदम हैं जो उस दिन प्रधानमंत्री जी के आने से हरियाणा के लोगों को मिलेंगे लाभ। कोसली को स्वास्थ्य सुविधाओं की बड़ी सौगात मिली है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने क्षेत्र में करीब 19 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 4 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की आधारशिला रखी। गुडियानी, रतनथल, जाटूसाना और लिलोड़ में पीएचसी भवनों का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान मंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का भरोसा दिलाते हुए कहा कि दवाइयों की कमी या किसी भी तरह की अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई होगी। वहीं कोसली न्यायिक परिसर में बार एसोसिएशन द्वारा निर्मित पार्किंग और टीन शेड का भी मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। आज मैं गुडियानी आई हूँ और यहाँ पे 4 पीएचसीज़ का हमने शिलान्यास किया है। गुडियानी का किया है, रतनथल का किया है, जाटूसाना का किया है और लिलोट का किया है। और साथ साथ हमने 26 नए सब हेल्थ सेंटर्स कोसली विधानसभा में दिए हैं। एक सीएचसी हम बनवाने जा रहे हैं गुरावड़ा में और बहुत खुशी का दिन है क्योंकि गुरावड़ा वालों ने अनिल जी का बहुत साथ दिया इलेक्शन में, बहुत अच्छे वोट दिए और उनका धन्यवाद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जहाँ जेनेरिक दवाइयों की बात होती है और वहाँ पे ठप्पा लगा जाता है कि 2 रुपए की दवाई 20 रुपए पे बेची जा रही है। मैंने पहले भी कहा है, मैं आज फिर दोहराऊंगी कि ऐसी कोई भी आपको कंप्लेंट आती है आप मेरे नज़र में लाएं और मैं जल्द से जल्द एक्शन लूँगी क्योंकि आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में जहाँ भी कोई गलत बात हो रही है हम जल्द से जल्द एक्शन लेने में, बिल्कुल डिसीजन लेने में देर नहीं करते। प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा सरकार पर कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मंदिरों के चढ़ावे की केंद्रीय जांच एजेंसी से कराने की लगातार मांग की। उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में सीएम सैनी को भी पत्र लिख चुके हैं। दुष्यंत ने एसआईआर के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम न छूटने और जजपा के बूथ एजेंटों को सक्रिय रहने का आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली, बिजली व्यवस्था, जल संकट, डीएपी यूरिया की कमी और चानौत आंदोलन का लेकर भी सरकार को निशाने पर लिया। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने सरकार पर कई बड़े गंभीर आरोप लगाए। इलेक्शन कमीशन ने माना है कि बंगाल में 25 लाख के लगभग वोट गलत कटे। ये एसआईआर जल्दबाजी में किया गया है। तरीके से खुद चेयरमैन को आके बयान देना पड़ा और ये बताना पड़ा तो चोर की दाढ़ी में तिनका तो दिखता है। और केवल मात्र ये नहीं, आपके भद्रगढ़ में कॉलेज के अंदर हुआ, 50 प्रैक्टिकल के मार्क्स थे, 25 मार्क्स के ऊपर ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। एजुकेशन सिस्टम का भट्टा बिठा दिया बीजेपी, और केवल मात्र स्टेट लेवल पर नहीं, सेंटर लेवल पर। आपने स्वयं देखा नीट के साथ क्या हुआ। और अब भी नीट का जो सेकंड एग्जामिनेशन था उसके अंदर भी पेपर लीकेज की बात इशार से आना, ये साफ दिखता है कि सरकार की विफलताएं कितनी बड़ी है एजुकेशन सिस्टम। अगर हमारी उनको इतनी चिंता है तो अपने संगठन की बात करें। 14 से लेके 26 साल हो गए, 26 आ गया, 12 साल हो गए। हरियाणा की जनता ने किसको नकारा है? ये तो 9 में भी ऐसे लोगों की बदौलत सरकार में आए थे जिनने इनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर भी चुनाव नहीं जीता था, और उनको साथ रखकर 5 साल इनने सरकार खरीद फरोख्त से चलाई थी। और कांग्रेस का तो खुद दिवालिया निकलता हमने 1 नहीं 5 राज्यसभा चुनावों में देखा। आपने स्वयं देखा कि इस बार भी 0.33% से कांग्रेस चुनाव जीती है। तो कांग्रेस के अध्यक्ष को अपना गिरेबान पहले देखना चाहिए, दूसरों के ऊपर लांछन बाद में लगाना। हरियाणा कांग्रेस में नए प्रभारी संजय दत्त के चंडीगढ़ दौरे के बीच संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। नए प्रभारी के साथ संगठन की दिशा और रणनीति पर चर्चा लगातार हो रही है। इसी बीच हरियाणा महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष परल चौधरी ने महिला कांग्रेस की भूमिका, संगठन की मजबूती और आने वाले चुनावों की तैयारियों को लेकर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने जीटीसी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हरियाणा महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष परल चौधरी हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। मैम, 3 दिन से बैठकों का दौर जारी है, नए प्रभारी जो है कांग्रेस को हरियाणा के लिए मिले हैं संजय दत्त, और लगातार मीटिंग चल रही है। तो क्या मुद्दे जो है अहम, जो इस समय मीटिंग या कहें हरियाणा को लेकर फोकस में हो?
जी आज हमारे प्रभारी आदरणीय संजय दत्त जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी ने मीटिंग ली। आज की मीटिंग फ्रंटल सेल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ थी कि किस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मजबूत किया जाए और ज़मीनी स्तर पर हम जो मुद्दे उठा रहे हैं उनको और मजबूती से उठाया जाए। और हम डिसाइड हुआ है कि हम सड़कों पे उतरेंगे। सड़कों पे जितने भी जनता के मुद्दे हैं, आज बात करूं चाहे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात करूं, चाहे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, चाहे महंगाई की बात करूं, तो ज़मीनी स्तर पर सारी व्यवस्था चरमराई हुई है। सभी कुछ आपके सामने है और किस तरह से इन मुद्दों को लेके हमें जनता तक पहुंचना है। जनता तो बस वेट कर रही है और हम जनता के साथ मिलकर इन मुद्दों को उठाएंगे और बीजेपी को घेरने की कोशिश करेंगे। जी मैम, महिला कांग्रेस को लेकर भी कोई जो है प्रभारी के सामने विषय रखा हो, संगठन की बात हुई हो, संगठन विस्तार की बात हुई हो? जी महिला कांग्रेस देश की आधी आबादी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो महिला कांग्रेस को लेकर यही डिस्कशन हुआ कि आज जब हम विमेन रिजर्वेशन का मुद्दा भी अभी आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम पर सिर्फ अपने सत्ता के सशक्तिकरण की कोशिश की। तो अब समय आ गया है कि जो महिलाएं हमसे जुड़ी हुई हैं, आपने देखा कांग्रेस पार्टी महिलाओं को भी हमेशा आगे लेके आती है मेन स्ट्रीम में, राजनीति में भी, चाहे मैं पंचायती राज संगठनों की भी बात करूं। तो अब किस तरह से हमें वो महिलाओं को भी तैयार करना है कि जब महिला आरक्षण जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अब इसे लागू करिए। पास तो विपक्ष ने इसको कराया ही है, अब इसको लागू करने की जब आज बात आएगी तो हमारे पास मजबूत महिलाएं भी खड़ी हों और इसी पे चर्चा हुई है। जी क्या कहा प्रभारी जी ने इस आपके संगठन से जुड़े हुए मुद्दे पे, या महिला कांग्रेस को और शक्ति या कहें कि और ज़ोरदार तरीके से फील्ड में उतरने? जी उनका मानना था कि संगठन मजबूत नहीं हो सकता जब तक हम महिलाओं को भी मजबूती ना दें। तो उनकी कोशिश रहेगी, प्रभारी जी संगठन के आदमी हैं, उनको संगठन चलाने का भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है, उसमें बैठ के चर्चा की है। उसको उनके साथ हम हर डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं, हर विधानसभा में ही नहीं, हर उस महिला तक जाने की कोशिश करेंगे जो विचारधारा रखती है कांग्रेस का और हमारे संगठन के साथ जुड़ने की कोशिश करेगी। और मुझे लगता है उनके नेतृत्व में महिला कांग्रेस ही नहीं पूरी पार्टी और मजबूती से काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है कांग्रेस पार्टी पर जो है हमला करती है। वो कहती है कि जो इनमें संगठन कहे या संगठित कांग्रेस नहीं रहती है, गुटबाजी ज़्यादा दिखती है, आपस में खींचतान ज़्यादा देखने को मिलती है। और वहीं इंडियन नेशनल लोकदल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा और उन्होंने कहा कि बिजली का मुद्दा जो निजीकरण को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल मुद्दा उठा रही है, कांग्रेस जो है नदारद रहती है, जो जनहित के मुद्दे हैं उससे कांग्रेस जो है बिल्कुल दूर रहती है और मुख्य विपक्षी दल का जो किरदार है वो इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो निभाती है। जी अगर मैं गुटबाजी की बात करूं तो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी बावल गए थे और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के तीनों विधायक वहां पे उपस्थित नहीं थे। तो गुटबाजी कितनी चरम सीमा पर इनकी अपनी पार्टी में है आपको खुद नज़र आ जाएगा। और मैं बात करूं कि विपक्ष की, तो विपक्ष आदरणीय जननायक नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूत है। ये जो हमने बिल भी गिराया महिला आरक्षण का, उन्हीं के नेतृत्व में गिराया गया। और आप देखेंगे कि चाहे छात्रों की गूंज का भी कार्यक्रम हो, आज पूरे जो हमारी देश के भविष्य हैं उनका भी जो आने वाली पीढ़ी है उसका भविष्य खतरे में है। तो कोई भी मुद्दा हो, चाहे हमारे कोई भी नेता हो, मजबूती से उठाते हैं। और मुझे लगता है उनको पहले अपने घर में देखना चाहिए। जिसका घर खुद शीशे का हो उसको पत्थर बाद में, पहले अपने घर की रक्षा करें। और कांग्रेस पार्टी 140 साल पुरानी पार्टी है, यहाँ पे कोई गुटबाजी नहीं है। यहाँ पे सबको बोलने का अधिकार है, पर हम जो है पार्टी के साथ खड़े रहते हैं हमेशा सभी नेता और एकजुट होकर काम करेंगे। हमसे बातचीत के लिए तो कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष परल चौधरी थी, जो महिला संगठन सहित जो 3 दिवसीय मीटिंगों का दौर चंडीगढ़ में जो नए प्रभारी संजय दत्त जी है उस पर हमारे साथ खास चर्चा कर रही थी। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन धनंजय शर्मा के साथ GTC न्यूज़ चंडीगढ़। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में किसान संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और इसके खिलाफ देश भर में आंदोलन चलाया जाएगा।
किसान संगठनों ने देश बचाओ मोर्चा बनाया है। 15 जुलाई को प्रदेश भर में जिला स्तर पर मोटरसाइकिल यात्रा निकाली जाएगी, जबकि 21 जुलाई को किसान दिल्ली के किसान घाट पर जुटेंगे। चढ़ूनी ने कहा कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के किसान संगठनों के साथ बैठक कर आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि भारत अमेरिका ट्रेड डील की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और अब केवल हस्ताक्षर बाकी हैं, जिसके विरोध में किसान संगठन एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। जो भारत अमेरिका ट्रेड डील हो रही है, उसका सबसे बड़ा मुद्दा आज देश के अंदर है और उसको पूरे देश के स्तर पे उसका आंदोलन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए देश के सारे संगठनों को इकट्ठा किया है। तो सारे देश के संगठनों को इकट्ठा करके देश बचाओ मोर्चा कॉमन बनाया गया है। तो उसके तहत 2 प्रोग्राम रखे हैं। एक 15 तारीख को मोटरसाइकिल यात्रा सभी संगठन अपनी अपनी जगह पे निकालेंगे और सभी का एक इकट्ठा प्रोग्राम है, कॉमन प्रोग्राम। और दूसरा प्रोग्राम दिल्ली जो है वो किसान घाट पे जाएंगे 21 तारीख को। वहां भी सारे देश के संगठन इकट्ठे होकर पहुंचेंगे और उन प्रोग्राम में भी तैयारी के लिए अभी यहाँ पे हमने अपने संगठन की पूरे हरियाणा की मीटिंग की है ताकि पूरे हरियाणा वाले सक्रिय हो जाएं। मॉनसून की पहली बारिश का असर अब यमुना नदी के जलस्तर पर दिखाई देने लगा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते हथनी कुंड बैराज पर पानी की आवक बढ़ गई है। बैराज पर 50,649 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद 18 में से 10 गेट खोल दिए गए हैं। सिंचाई विभाग के मुताबिक हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी अगले 48 से 72 घंटे में दिल्ली पहुंच सकता है। पहाड़ी इलाकों में बारिश जारी रहने पर यमुना का जलस्तर और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। यमुना किनारे बसे गांवों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। लोगों से अपील की गई है कि वह नदी के किनारों पर जाने से बचें और किसी भी प्रशासनिक चेतावनी का पालन करें। वहीं सिंचाई विभाग का कहना है कि मानसून अभी शुरुआती दौर में है, ऐसे में आने वाले दिनों में पानी की आवक और बढ़ सकती है। किसी भी आपदा स्थिति से निपटने के लिए संबंधित विभागों को अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। 50,649 पानी है हमारे पास मैक्सिमम वो है आज। और ये पानी कब तक दिल्ली पहुंचेगा और कितने जो है? इतना तो अभी पानी कम है हमारे पास। जमुना में तो हमारे पास सबसे ज़्यादा पानी गया है 38,379। बाकी दिल्ली तो ये अभी तो बहुत टाइम लगेगा, 72 घंटे कम से कम टाइम है। तो ये पानी का जो स्तर बढ़ा है उसकी क्या वजह रही है? बरसात है ऊपर कैचमेंट एरिया में जमुना के। आने वाले समय में? आने वाले समय में अभी तो कुछ नहीं कह सकते। बरसात है, हल्की बरसात है। ऊपर की भी बरसात जो हमारे पास आई 8 बजे वो हल्की है, उतनी तेज बरसात। पानीपत के गांव कवि से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई, जहां पर धान की फसल में पानी लगाने गए एक किसान की खेत में करंट लगने से मौत हो गई। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश की तो किसान ट्यूबवेल के पास बने कोठड़े में मृत मिला। मृतक के हाथ में बिजली का तार था, जिससे करंट लगने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। परिवार पर पहले से ही दुखों का पहाड़ टूटा था और अब इस हादसे ने पूरे गाँव को गमगीन कर दिया है। खेत में गया था जी ये नाका करने के लिए और वहाँ गया तो ट्यूबवेल बंद हो गया। यूँ देखने लगा इसके कहीं करंट लग गया तो स्टार्टर दौरा पड़ा पायु। इसका चाचा गया था, आधे घंटे के बाद उसने स्टार्टर के पास पड़ा पायु। और बगैर शादीशुदा लड़का है जी, 35 साल की उम्र है। एक इसका बड़ा भाई था, वो पहले एक्सप्रेस हो गया था। 2 लड़कियां हैं, एक लड़का है, उनकी देख रेख यही कर था। माँ बाप भी लाचार हुए बैठे जी, कोई घर पर देख रेख करने वाला नहीं है। उनसे गांव का मामला जी कवि का जी। आज के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जीटीसी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।